दीदी, कल टीचर ने 2 चोटी बनाकर आने के लिए बोला था, लेकिन मुझसे ये 2 चोटियां बन ही नहीं रही है। आप मेरी 2 चोटियां बना दो ना। अरे भूमि, मुझसे तो अपनी 2 चोटियां नहीं बन रही, तो मैं तेरी 2 चोटी कहाँ से बनाऊं? एक काम करते हैं, हम दोनों वर्षा दीदी के पास चलते हैं। दोनों अपनी बड़ी बहन वर्षा के पास जाती है, जो खुद भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हे भगवान, ये टीचर ने हमें कहाँ 2 चोटी बनाने के लिए बोल दिया। मुझसे तो ये ठीक से बन ही नहीं रही है। अरे दीदी, हम दोनों तो यहाँ पर आपसे 2 चोटी बनवाने आए थे, लेकिन आप तो खुद ही 2 चोटी बनाने में परेशान हो रही हो। अरे, किस लिए परेशान हो रही हो तुम सब? आ जाओ, मैं तुम तीनों की चोटियां बना देती हूँ। सविता अपनी तीनों बेटियों की 2 चोटी बनाने में लग जाती है। तभी उसके घर पर उसकी एक पड़ोसन आती है। अरे सविता बहन, तुम्हारे पास थोड़ी अदरक हो तो मुझे जरा दे दो ना। सुबह सुबह चाय बना रही थी तो देखा कि अदरक ही नहीं है। अब इनको तो सुबह सुबह जब तक अदरक वाली चाय पीने के लिए ना मिले, इनको तो तसल्ली ही नहीं होती। हाँ, अदरक तो रखी है मेरे पास, मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। तुम रसोई से जाकर ले लो रेखा बहन। उनकी पड़ोसन रेखा रसोई से अदरक लेकर बाहर आती है। तभी उसकी नजर सविता की तीनों बेटियों की लंबी लंबी 2 चोटियों पर पड़ती है। कुछ भी कहो सविता, लेकिन तेरी तीनों बेटियों के बाल बहुत ही लंबे और सुंदर है। मैं भी अपनी बेटी के बालों की कितनी देखभाल करती हूँ, लेकिन उसके बाल इतने लंबे होते ही नहीं। तू अपनी बेटियों के बालों में कुछ तो ऐसा खास लगाती है जिससे उनके बाल इतने घने और लंबे हैं। मुझे भी बता, मैं भी अपनी बेटी के बालों में फिर वही लगाऊंगी। अरे ऐसा तो मैं खास उनके बालों में कुछ भी नहीं लगाती। बस हाँ, आजकल बाजार में जो केमिकल वाले शैम्पू आते हैं, मैं इनके बालों के लिए वो सब इस्तेमाल नहीं करती। हमेशा मुल्तानी मिट्टी से ही इनके बालों को धोती हूँ और शुद्ध नारियल का तेल ही इनके बालों में लगाती हूँ। अच्छा, तब तो मैं भी आज से अपनी बेटी के सर में नारियल का तेल लगाया करूंगी और उसके बालों को मुल्तानी मिट्टी से ही धोया करूंगी। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी के बाल भी तुम्हारी बेटियों के जैसे लंबे और घने हो जाए। लड़कियों की असली खूबसूरती तो उनके लंबे बालों से ही झलकती है। अरे अब बस भी करो, इतनी देर से मेरी पोतियों के बालों के पीछे ही पड़ गई हो। इस तरह तू इनके बालों के बारे में बोलती रहेगी तो इन्हें नजर लग जाएगी। पिछली बार जब शकुंतला हमारे घर आई थी तो मेरे पोतियों के बालों को देखती ही जा रही थी। उनकी नजर लगकर इन तीनों की तबीयत खराब हो गई थी। अरे शांति काकी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हो। मैं भला अपनी पोतियों को क्यों नजर लगाऊंगी? ये भी तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तू यहाँ पर अदरक लेने आई थी ना, और तूने अब अदरक ले भी ली, तो अब अपने घर जा। तेरी बेटी को भी तो स्कूल जाना है ना। अरे हाँ, आप लोगों से बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मेरी बेटी को भी स्कूल जाना है। आप लोग भी ना, जब भी आपके घर आती हूँ तो आप हमेशा मुझे बातों में ही लगा लेते हो। वाह, देखो तो जरा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सविता अपनी तीनों बेटियों की 2 चोटियां बनाकर तैयार कर देती है। अपनी लंबी लंबी 2 चोटियों में उसकी तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। स्कूल असेंबली में भी सभी बच्चे और सभी टीचर्स सिर्फ उन तीनों बहनों की लंबी लंबी चोटियों को ही देख रहे थे। इस स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी टीना भी पढ़ती थी, जिसके बाल बहुत छोटे छोटे थे। वो हमेशा उन तीनों बहनों के लंबे घने बालों को देखकर बहुत जलती थी। देखो तो जरा, इन तीनों बहनों के बाल कितने लंबे लंबे हैं। मुझे पता है, ये सब मुझे जलाने के लिए अपने बालों को इतनी सुंदर तरह से बनाकर आती है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश। अरे टीना, तुम यहाँ पर? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, जिस तरह भूमि, प्रियंका और वर्षा तीनों बहनों के बाल इतने लंबे लंबे हैं, वैसे ही मेरे बाल लंबे क्यों नहीं हैं? बेटा, उन तीनों ने बचपन से अपने बालों को बढ़ाया है, इसलिए अब उनके बाल इतने लंबे हो गए। अगर तुम भी अपने बालों को नहीं कटवाओगी तो कुछ सालों में तुम्हारे बाल भी इतने ही लंबे हो जाएंगे। नहीं मम्मी, मैं अपने बाल बढ़ाने की हमेशा बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे बाल कभी नहीं बढ़ते। उन तीनों के लंबे बाल देखकर मुझे बहुत जलन होती है। आप तो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इसलिए आप तो स्कूल के रूल्स बदल सकती हो ना। आप कहिए ना कि स्कूल में कोई भी इतने लंबे बाल नहीं रख सकता, तो उन तीनों बहनों को अपने बाल कटवाने पड़ेंगे।
ये तुम क्या कह रही हो टीना? ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी और तुम्हें भी ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें उनसे जलने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें भी लंबे बाल चाहिए तो तुम भी अपने बालों का ख्याल रखो। कुछ सालों में तुम्हारे बाल भी इतने लंबे हो जाएंगे। मैंने कहा ना मम्मी कि मेरे बाल इतने लंबे नहीं होंगे, और अगर आपने मेरे लिए उन तीनों के छोटे बाल करवाने के लिए नहीं कहा तो मैं ना ही खाना खाऊंगी और ना ही पढ़ाई करूंगी। अरे ये आखिर कैसी जिद है टीना? तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरह से तुम्हारा जिद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टीना ने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। अगर आप टीना के लिए इतना नहीं कर सकती तो टीना भी आज के बाद आपकी कोई बात नहीं मानेगी। टीना गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाती है। वो स्कूल में पूरा दिन स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाती है। वो पूरा दिन किसी भी क्लास को अटेंड नहीं करती और शाम को अपने घर जाकर खाना भी नहीं खाती। टीना बेबी, आपको पता है ना, अगर आपने खाना नहीं खाया तो मेम साहब कितनी गुस्सा हो जाएंगी। देखिए, आप खाना खा लीजिए वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे कोई खाना नहीं खाना। तुम्हें एक बार में मेरी कोई बात समझ में आती नहीं है क्या? अगर अब दोबारा तुमने मुझसे खाने के लिए बोला तो मैं मम्मी से कहकर तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। अब दोबारा तुम मेरे कमरे में मत आना, जाओ यहाँ से। टीना गुस्से में अपनी मेड को कमरे से भगा देती है। कुछ देर बाद जब उसकी मम्मी घर पर आती है, अरे माया, तुम यहाँ पर? तुम तो हर रोज इस टाइम टीना के साथ उसके कमरे में होती हो, तो आज इस समय पर तुम यहाँ पर कैसे? मेम साहब, वो टीना बेबी को खाना खिलाने गई थी, लेकिन उन्होंने ना ही आज मेरे हाथों से खाना खाया और मुझे अपने कमरे से भी निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तुम अगर मेरे कमरे से नहीं गई तो मैं मम्मी से कहकर तुम्हें काम से निकलवा दूंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया है मेम साहब, आप मुझे काम से मत निकालना। नहीं नहीं माया, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगी। इस लड़की की जिद तो कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, मुझे इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। टीना की मम्मी उसके कमरे में जाकर उसे बहुत समझाती है, लेकिन वो अपनी मम्मी की कोई भी बात नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप तीनों को उनके बाल कटवाने के लिए नहीं कह सकती तो आप उन तीनों को स्कूल से बाहर निकलवा दीजिए। वैसे भी हर महीने उनकी फीस लेट हो जाती है, तो आपके पास उन्हें स्कूल से निकालने के लिए एक अच्छा बहाना भी है। तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो टीना। तुम्हारी वजह से मैं उन तीनों के साथ अन्याय नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आप भी मेरे कमरे से चले जाइए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही मुझे ये खाना खाना है। इस खाने को भी आप मेरे कमरे से लेकर चले जाइए। टीना कई दिनों तक इसी तरह जिद में खाना पीना छोड़ देती है, जिस वजह से परेशान होकर प्रिंसिपल को उन तीनों बहनों को फीस का बहाना देकर स्कूल से निकालना पड़ता है। सिर्फ 1 महीने के फीस के लिए प्रिंसिपल ने हमें स्कूल से निकाल दिया। ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अगर हमारे पास भी खूब सारे पैसे होते तो कोई हमें स्कूल से नहीं निकाल पाता। वे सभी आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से एक शोर की आवाज सुनाई देती है। तो वो उस आवाज को सुनकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके वहां पर एक सीरियल की शूटिंग चल रही है। अरे ये कैसे बाल हैं इस हीरोइन के? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस रोल के लिए 3 लंबे बाल वाली लड़कियों की जरूरत है, और तुम कैसी लड़की को उठा कर लेकर आए हो? हीरोइन के अकॉर्डिंग इसके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तुम मुझे शूटिंग पर आने से पहले नहीं बता सकते थे क्या इसके बाल कैसे हैं? सर माफ कर दीजिए सर, मैं जल्दबाजी में आपको बताना ही भूल गया, लेकिन वहां पर ना 3 लड़कियां खड़ी हैं। उन तीनों के बाल बहुत लंबे और घने हैं। हमारे सीरियल के लिए वो तीनों लड़कियां बहुत अच्छी रहेंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर उनसे जाकर बात करते हैं। वैसे भी हमारे पास एक्ट्रेस को ढूंढने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। सीरियल के डायरेक्टर को सीरियल बनाने के लिए 3 लंबे बाल वाली लड़कियां चाहिए थी, इसलिए वो उन तीनों बहनों को देखकर उनके पास आते हैं। ये तीनों आपकी बेटियां हैं क्या? जी कहिए। और मेरी पोतियां हैं। अच्छा, दरअसल मैं ये कह रहा था कि मुझे अपना सीरियल बनाने के लिए 3 लंबे बालों वाली लड़कियां चाहिए, और आपकी ये बेटियां तो बहुत ही सुंदर हैं और इनके बाल भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी तीनों बेटियों को मेरे सीरियल में काम देना चाहता हूँ। डायरेक्टर की ये बात सुनकर तो वे सभी हक्के बक्के रह जाते हैं और तुरंत ही सविता अपनी तीनों बेटियों को सीरियल में काम करने के लिए हाँ बोल देती है। अपने लंबे सुंदर बालों की वजह से उन तीनों को सीरियल में काम मिल जाता है। एक सीरियल खत्म होने के बाद दूसरा, तो दूसरा खत्म होने के बाद उन्हें अलग अलग सीरियल मिलते ही जाते हैं।
अपने लंबे बालों की वजह से सब लोग उनके साथ काम करने के लिए नए नए प्रोजेक्ट साइन करने लगते हैं। कहाँ प्रिंसिपल की बेटी टीना ने उनसे जलकर उन्हें स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी अपने खूबसूरत बालों की वजह से उन तीनों बहनों ने खूब तरक्की हासिल की और खूब सारा पैसा कमाकर अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी भी दी। किशनपुर नाम के गांव में सुरेंद्र अपनी पत्नी संतोष और 2 जुड़वा बेटियों नेहा और ईशा के साथ रहता था। सुरेंद्र एक गरीब आदमी था। वो खेती बाड़ी करके अपना घर चलाया करता था। उसकी दोनों बेटियों की उम्र अब शादी की हो चली थी, इसलिए उसे अपनी बेटियों की शादी की चिंता सता रही थी। क्या बात है सुरेंद्र भाई साहब, बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ मोहन भैया, दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं, लेकिन आजकल अच्छे रिश्ते मिलना इतना मुश्किल हो गया है। बहुत समय से मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाश रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि दोनों को अगर कोई दुख भी हो तो आपस में मिलजुल कर बांट लें। तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र भाई साहब। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है। मेरे एक रिश्तेदार के भी 2 बेटे हैं। वो भी कह रहे थे कि एक साथ ही अपने दोनों बेटों की शादी करेंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बेटियों के लिए उनसे रिश्ते की बात चलाऊं। बिल्कुल भैया, अगर तुम्हारी नजर में लड़के वाले ठीक हैं तो अगले हफ्ते उन्हें घर पर बुला लीजिए। इस तरह बातों बातों में मोहन सुरेंद्र को उसकी बेटियों के लिए अच्छा रिश्ता बता देता है। अगले हफ्ते लड़के वाले उनके घर आते हैं। भाई साहब, हमें तो आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का है। मैं चाहती हूँ कि हम जल्द से जल्द बच्चों की सगाई करवा दे। अगले महीने का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। अगले महीने ही सगाई की तारीख रखते हैं। दोनों बहनों की 1 महीने के बाद की सगाई की तारीख तय हो जाती है। उन दोनों के ही अपनी सगाई को लेकर बहुत सारे अरमान थे, इसलिए वो हर रोज अपनी सगाई के बारे में ही बात किया करती थी। ईशा, मेरा तो इतना मन है कि अपनी सगाई में मैं बहुत सुंदर सा लहंगा पहनूं, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि एक सुंदर सा लहंगा खरीद सके। हमें तो अपनी सगाई में साड़ी ही पहननी पड़ेगी। सच कहा नेहा, अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी अच्छी तरह तैयार होते। मेरी सहेली सुनैना ने अपनी सगाई में इतना सुंदर लहंगा पहना था। मेरा भी बहुत मन था कि मैं अपनी सगाई में बिल्कुल वैसा ही लहंगा पहनूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। तेरी बात का भला मैं क्यों बुरा मानूंगी? बोल, क्या हुआ? सुनैना तेरी दोस्त है, तो तू उसी से अपनी सगाई के लिए उसका लहंगा मांग लेना। तू कह तो ठीक रही है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो मुझे पहनने के लिए अपना लहंगा देगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पूछकर देख ही लेती हूँ। उसका लहंगा बहुत महंगा था। अगर मैं अपनी 6 महीने की बचत भी उस लहंगे को खरीदने में लगाऊं तो अभी खरीद नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपनी सगाई में सुनैना का लहंगा पहनूं और तू साड़ी पहने। अरे कोई बात नहीं, अगर सुनैना ने तुझे अपना लहंगा दे दिया तो मैं भी अपनी किसी सहेली से या किराए पर एक सस्ता सा लहंगा ले आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं बात करने के लिए सुनैना के घर जाती हूँ। ईशा अपनी सहेली सुनैना से लहंगे की बात करने के लिए उसके घर जाती है। अरे ईशा, बड़े दिनों बाद आना हुआ। मेरी सगाई के दिन के बाद तो मैं आज तुझे देख रही हूँ। हाँ, वो अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है ना, तो उसी सिलसिले में तेरे पास आई हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। आ बैठ ना, मैं अभी तेरे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। अरे नहीं नहीं सुनैना, चाय नाश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे दरअसल तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मैंने तुझे बताया तो कि अगले महीने मेरी और नेहा की सगाई है, इसलिए हमारे पास पहनने के लिए लहंगे नहीं हैं और इतने पैसे भी नहीं हैं कि दोनों नए लहंगे खरीद सके। देख, दोनों की तो मदद नहीं कर सकती, लेकिन जो लहंगा मैंने अपनी सगाई में पहना था तो उसे ले जा। तुम दोनों में से कोई एक उस लहंगे को पहन लेना। मैं अभी अपना सगाई वाला लहंगा लेकर आती हूँ। सुनैना अपना सगाई वाला लहंगा लेकर वहाँ पर आती है। तभी सुनैना की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ?
अरे माँ, ये तो मुझे अपनी सगाई का इनविटेशन देने आई हैं। अगले महीने इसकी और नेहा की सगाई है। ये लो ईशा, मेरा सगाई वाला लहंगा। थैंक यू सो मच सुनैना। अरे ये तुम क्या कह रही हो सुनैना बेटा? अपनी सगाई का लहंगा ईशा को क्यों दे रही हो? मम्मी, वो ईशा के पास अपनी सगाई में पहनने के लिए लहंगा नहीं है, तो मैंने कहा मेरा लहंगा ले जा। वैसे भी ये अलमारी में रखा रखा मेरे क्या काम आएगा। अरे बेटा, इस तरह किसी को अपनी सगाई या शादी के लहंगे पहनने के लिए नहीं देते। ये अच्छा शगुन नहीं होता। अपनी सगाई और शादी में तो हर लड़की को नया लहंगा ही पहनना चाहिए। माफ करना ईशा बेटा, लेकिन तुम सुनैना का लहंगा नहीं पहन सकती। तुम्हें खुद ही अपने लिए लहंगा खरीदना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, तुम इस तरह से मत सोचो। मैंने बोला ना एक बार कि ऐसे किसी का लहंगा नहीं पहनते। जा, इस लहंगे को अपने कमरे में रख कर आ। अपनी मम्मी की बात सुनकर सुनैना उस लहंगे को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ईशा भी वहां से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रुमाल तो अंदर ही रह गया है। अरे, मेरा रुमाल तो अंदर ही रह गया, अभी जाकर लेकर आती हूँ। ईशा जैसे ही रुमाल लेने जाती है, तभी वो देखती है कि सुनैना की मम्मी उस पर चिल्ला रही है। वो वहीं पर छिपकर उनकी बातें सुन लेती है। तेरे अंदर अक्ल नाम की चीज है भी या नहीं? पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? उसके घर वाले पूरे साल में इतना पैसा नहीं कमाते होंगे जितने का तेरा ये लहंगा है। ऐसे गरीब लोगों को इतना महंगा लहंगा पहनवाएगी? अगर उसने तेरा ये लहंगा खराब कर दिया तो पता भी है ये ठीक भी नहीं होगा। ईशा को उनकी ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख होता है, इसलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो नेहा देखती है कि ईशा बहुत उदास है। क्या बात है ईशा, तू तो सुनैना के घर पर उसका लहंगा लेने गई थी ना, तो इस तरह उदास होकर क्यों आ गई? सुनैना ने तुझे लहंगा देने से मना कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नेहा, वो तो मुझे लहंगा दे रही थी। तभी आंटी ने कहा कि शादी या सगाई में किसी का पुराना लहंगा नहीं पहनना चाहिए, वो शुभ नहीं होता। बस इसीलिए लहंगे के लिए परेशान हूँ। छोड़ न ईशा, कोई बात नहीं, हमारे नसीब में लहंगा पहनना लिखा ही नहीं है। खैर, लहंगे के अलावा भी हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम हैं। अभी तो बाजार जाकर बाकी सारा सामान भी लेकर आना है। आज गांव में मेला लगा है, मेले में चीज़ें सस्ती मिल जाती है। बाजार जाने से अच्छा है मेले से ही सारी चीज़ें खरीद कर ले आए। दोनों बहनें बाकी का सामान खरीदने के लिए गांव के मेले में जाती है। मेले में बहुत सुंदर सुंदर सामान लगा हुआ था। दोनों बहनें अपने लिए चूड़ियाँ, गले के हार और बाकी सभी चीज़ खरीदने लगती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है। आज गांव में मेले का तीसरा दिन है, इसीलिए गांव में खाने की प्रतियोगिता और चित्रकारी की प्रतियोगिता रखी गई है। पहले 3 जीतने वाले लोगों को बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। जो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता है वो काउंटर नंबर 2 और 3 पर जाकर अपना नाम लिखवा दे। चल न ईशा, हम दोनों भी अपना नाम लिखवा देते हैं। मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ और तू चित्रकारी बहुत अच्छी करती है। अगर हम दोनों में से कोई भी प्रतियोगिता में जीत गया तो क्या पता हमें अच्छा इनाम मिल जाए और हमारी सगाई का खर्चा भी अच्छी तरह निकल जाए। तुम ठीक कह रही हो नेहा, चलो चलते हैं। दोनों बहनें प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवा देती है। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। ईशा प्रतियोगिता में एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाकर तैयार करती है और नेहा सभी जजेस के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर तैयार करती है। आप सभी के पास अब समय समाप्त हो गया है। चित्रकारी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे सभी अपने अपने चित्रों को यहां लेकर आ जाएं। वैसे तो सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए, लेकिन इनमें से मुझे ईशा के द्वारा बनाया गया ये चित्र सबसे अच्छा लगा। इसीलिए इस प्रतियोगिता की पहली विनर ईशा है, जिसको हम पूरे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अरे वाह वाह, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ईशा जी। इस कंपटीशन की विनर का तो आप सभी को पता चल चुका है। अब बारी है कुकिंग कंपटीशन के विनर की। तो चलिए देखते हैं किस पार्टिसिपेंट के हाथ का बना लजीज खाना जजेस को सबसे ज्यादा पसंद आता है।
जजेस सभी पार्टिसिपेंट्स की बनाई हुई डिशेस को टेस्ट करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बड़ी ही मेहनत से सभी डिशेस को बनाया है, लेकिन इनमें से ये मलाई कोफ्ता मुझे बहुत पसंद आया। इसका स्वाद कुछ अलग है, जिसे नेहा जी ने बनाया है। नेहा जी को कुकिंग कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें भी पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जज की बात सुनकर दोनों बहनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दोनों कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाती है और खुशी के मारे एक दूसरे के गले से लग जाती है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अचानक से 2 लाख रुपए जीत जाएंगे। अब माँ और पिताजी को हमारी सगाई के खर्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने पैसों में तो हम हमारे लिए लहंगे भी खरीद लेंगे और बाकी सारा इंतजाम भी कर लेंगे। सच कहा नेहा, अच्छा हुआ जो तुमने मेले में आने के लिए कहा, वरना हम ये कभी नहीं जीत पाते। दोनों बहनों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे वो अपनी सगाई के लिए हर अच्छी चीज़ खरीदते हैं और बाजार से खूब सुंदर लहंगे लाकर अपनी सगाई में पहनते हैं। वो दोनों अपनी सगाई में इतनी सुंदर लगती है कि सब लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हम जैसे गरीब लोगों की बेटियों की सगाई इतने धूमधाम से होगी। मेरी दोनों बेटियां इन लहंगों को पहनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। मेरी बेटियों को किसी की नजर ना लग जाए। दोनों बहनों की सगाई बहुत ही धूमधाम से होती है। सगाई के बाद कंपटीशन के लोग घर पर आते हैं, जिसके बाद ईशा को एक स्कूल में ड्राइंग टीचर की जॉब मिल जाती है और नेहा को एक अच्छे रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल जाती है, जिसके लिए उन दोनों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। सगाई के बाद वो दोनों अपनी शादी भी अब धूमधाम से करती है और अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए भी अच्छा घर बनवाती है।